वेलकम टू तेज सिविल्स। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और आज हम हमारा जो आरएएस का नया पैटर्न और सिलेबस 2026 में आया है उसमें इंडियन इकोनॉमी का मेंस वाला सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीलिम्स वाला सेक्शन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चेंजेस सिलेबस में हुए हैं, किस तरीके से हमारी जो पहले की वाली पढ़ाई है वो अभी भी इंपॉर्टेंट है और कुछ 2-3 नए टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे विथ कंप्लीट कंपैरिजन। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं कि मेंस में इंडियन इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है उसमें आरपीएससी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो पहले सिलेबस के वर्ड टू वर्ड पे जाएं उससे पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए पहले क्या होता था, पूरा जो हमारा इकोनॉमी वाला पोर्शन है यानी कि इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी, उसमें 2 मार्क्स के 5 सवाल पूछे जाते थे, 5 मार्क्स के 5 सवाल पूछते थे और 10 मार्क्स के 3 सवाल पूछते थे, यानी कि 10, 25, 30 हो गए आपके 65 मार्क्स के सवाल। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी को पता होगा 2 मार्कर्स आरपीएससी ने हटा दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है कि आपको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव तैयारी करने की या फिर बहुत ज्यादा फैक्चुअल तैयारी करने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपेक्षा यही है कि आरपीएससी अभी थोड़ा एनालिटिकल चीज़ें पूछेगी। ऑल्दो 5 मार्क्स के सवाल हैं तो अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं पूछे आरपीएससी, तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। फैक्चुअल तैयारी जो हमारी अभी तक की थी उसको भी बना के रखना है और जो हमारी एनालिटिकल तैयारी है उसे भी इंक्रीज करना है। वर्तमान में अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं। तो देखो 5 मार्क्स के अभी 6 सवाल आने वाले हैं आपके पास। ठीक है, पूरा इसमें राजस्थान इकोनॉमी भी शामिल है। ठीक है, तो 5 मार्क्स के आपके 6 सवाल आएंगे और 10 मार्क्स के आपके 3 सवाल आएंगे, यानी कि 30 एंड 30 60 मार्क्स का अब आपका ये पोर्शन हो चुका है। और जिसमें से मेरा ये अनुमान है कि इस 6 में से एटलीस्ट 3 या 4 सवाल आपके इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स वाले पोर्शन से आएंगे और 10 मार्क्स के जो आपके 3 सवाल हैं उसमें से कम 2 सवाल जो हैं वो आपके इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन से आएंगे। यानी मैं मोर और लेस बात करूं तो 20 मार्क्स यहां पर और 20 मार्क्स वहां पर, 40 मार्क्स का आपका जो पोर्शन है वो इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी में से आना चाहिए। दूसरी बात, एक और चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए ना केवल इंडियन इकोनॉमी में बल्कि पूरे इस सिलेबस चेंज में, कि पहले आपके 10 मार्क्स का जो वर्ड लिमिट थी वो 100 वर्ड थी, अभी वो वर्ड लिमिट बढ़कर 150 वर्ड्स हो चुकी है दोस्तों। 150 वर्ड्स वर्ड लिमिट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि पहले की तरह अब कोई सिंगल पार्ट तो नहीं पूछा जाएगा 10 मार्क्स के सवाल में। जैसे पहले वो पूछते थे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषताएं बता दो, या फिर एमएसएमई के लिए बजट में क्या प्रोविजन हुए वो बता दो। तो अब अपेक्षा ये है कि इस तरह के सवाल ना आकर आपसे एनालिटिकल सवाल पूछे जाएंगे, जहां पर 2 या 3 पार्ट सवाल में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा है, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या कमियां हैं, महिला एसएचजी किस प्रकार, एसएचजीज जो हैं वो किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं, सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं, आपके अनुसार अभी क्या कमियां हैं और क्या किया जा सकता है। इस तरह से 2-3 चीजें आपसे टॉपिक में पूछी जा सकती हैं। तो जब हम तैयारी करेंगे तो अकॉर्डिंगली उस तरीके से सोचकर ही टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि इसमें किस तरीके से इंटरलिंकेजेस हो सकते हैं या फिर किस तरीके से कोई चीज की कमियां और हमारे सजेशंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी ब्रॉड बात पैटर्न की। अब इसके बाद देखो ये सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमने प्रीलिम्स में किया था सेम वही तरीका है। सिलेबस को मैंने नंबरिंग करके 15 ब्रॉड टॉपिक्स या फिर 15 ब्रॉड टॉपिक्स बता दिए हैं और उसमें जो येलो मार्क्ड है इसका मतलब है कि ये टॉपिक अभी मेंस के सिलेबस में नया ऐड हुआ है, और जो ये हमारा पुराना सिलेबस है इसमें जो रेड से मार्क किया गया है इसका मतलब है कि ये अभी डिलीट हो चुका है। चलो 1 बाय 1 फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट एंड मेजरमेंट। पहले ये टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स में हुआ करता था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। जब मैंने प्रीलिम्स को डिस्कस किया था तब भी मैंने कहा था कि जीडीआई और जो जीडीपी और जो आपका ये नेशनल इनकम वाला टॉपिक है वो सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ है, बल्कि नए तरीके से उसको लिखा गया है। यहां पर वहां पर लिखा था उन्होंने कन्वेंशनल अप्रोच और यहां पर उन्होंने लिखा है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच क्या है, वही नेशनल इनकम आपकी, यानी कि नेशनल इनकम वाला टॉपिक जो पहले केवल प्रीलिम्स में हुआ करता था अब वो प्री और मेंस
दोनों में है तो दोस्तों आपको दोनों के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे कि एक सवाल यूपीएससी में आया था कि 2015 के बाद इंडिया की नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो इस तरह का सवाल आपके यहाँ भी पूछ सकते हैं। या फिर जैसे अभी सरकार ने बेस ईयर चेंज किया, 2022-23 कर दिया, तो वो आपसे पूछेंगे कि बेस ईयर चेंज करने का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, और बेस ईयर हमें क्यों चेंज करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह के एनालिटिकल सवाल आपसे इस जीडीपी वाले टॉपिक से पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में, ठीक है। एचडीआई वाली बातें और अदर रिलेटेड इंडेक्सेस जो सिर्फ प्रीलिम्स में थे अभी वो मेंस में भी आ गए हैं। तो कहने को तो ये नया टॉपिक है, लेकिन क्योंकि प्रीलिम्स में ऑलरेडी हम ये चीज पढ़ ही रहे हैं तो कोई ऐसी नई बात इसमें नहीं है। ये हम पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ना है, और ये हमने लेक्चर्स में प्रिपेयर कर भी लिया था। इसके बाद एक और टॉपिक जिसकी बात मैंने प्रीलिम्स में भी की थी, प्रीलिम्स के सिलेबस में भी की थी, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। ये टॉपिक प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में है। मेंस के अंदर पहले से क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम से ये टॉपिक था। अब क्लाइमेट चेंज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है एनवायरमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमें उसे इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना है। फिर भी मेंस की तैयारी क्योंकि आप कर रहे हैं, एनवायरनमेंट अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, और एनवायरनमेंट आपको पता है कि हमारी पूरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि इससे सवाल पूछे जाएं। और अभी पास्ट में भी इससे सवाल पूछे गए हैं ऑलरेडी, कि जैसे कि पूछा गया था कि इंडिया के पंचामित्र लक्ष्य शायद पूछे हुए हैं, इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स जो हैं वो सब पूछे हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था ये पहले से। तो वो सब आपको अभी भी प्रिपेयर करने हैं मेंस के अंदर। इसके बाद पहले क्या था, पहले सीधे एग्रीकल्चर से ही हमारा मेंस का सिलेबस स्टार्ट हुआ करता था, अब ये नया डाल दिया और फिर से वही चीज एग्रीकल्चर। वर्डिंग में थोड़ी सी चेंज किया है, एग्रीकल्चर, ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, ट्रेंड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो प्रीलिम्स में नहीं है मेंस में लिखा हुआ है, फूड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स चैलेंजेस, पहले इस तरीके से लिखा हुआ था। वर्तमान में भी बातें वही हैं, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। प्रोडक्टिविटी एंड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब वही जो हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है 1947 से लेकर 2025 तक इंडिया का एग्रीकल्चर किस तरीके से डेवलप हुआ है। लैंड रिफॉर्म्स हम अलग से पढ़ चुके हैं, लैंड रिफॉर्म्स की क्या कमियां रही, क्या पॉजिटिव्स हो सकता है, वो सारी बातें, और मेंस के पर्सपेक्टिव से हम और भी इसमें बात करेंगे। एग्रीकल्चर फाइनेंस, अब एग्रीकल्चर फाइनेंस का मतलब यह है कि जितनी भी हमने एग्रीकल्चर की ऐसी स्कीम्स पढ़ी हैं जिसमें एग्रीकल्चरल लोन मिल रहा है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना, वो सब इसके अंदर आ गया। एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कि एमएसपी वाली बात, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो वाली बात, ई नैम वाली बात, वो सब आ गई इसके अंदर। फूड सिक्योरिटी, सर पहले प्रीलिम्स के सिलेबस में पीडीएस नाम से टॉपिक था, सब्सिडी नाम से टॉपिक था। पीडीएस क्या करता है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, तो उसको हमने इस बार इस तरीके से लिख दिए, यानी फूड सिक्योरिटी में और भी चीजें शामिल हो जाएंगी, लेकिन पीडीएस इसका सबसे बड़ा पार्ट हो जाएगा। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पहले भी था, अभी भी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, और मेजर पॉलिसीज जितनी भी इस पूरे सेक्टर की हैं वो तो हमेशा से इंपॉर्टेंट है ही, और उसको हम अलग से लेक्चर्स में डिस्कस भी कर रहे हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर के बाद उन्होंने इंडस्ट्री की बात करी, पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स, पहले भी इंडस्ट्री था, बस उसकी क्या कर दी, लैंग्वेज चेंज कर दी। वही एलपीजी पॉलिसीज, पहले लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन लिखा था, इस बार उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को पहले लिख दिया, लिबरलाइजेशन को बाद में लिख दिया, और प्राइवेटाइजेशन को थर्ड नंबर पर लिख दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है, बात तो वही एलपीजी पॉलिसी की कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस यानी कि जितनी भी इंडस्ट्री को लोन देने से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो मुद्रा योजना हो, वो सब इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। एमएसएमईज, इंपॉर्टेंस एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स, हमेशा से इंपॉर्टेंट है, अभी भी इतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। पहले एमएसएमई अलग से नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी अगर आप इंडस्ट्री सेक्टर पढ़ रहे हो और एमएसएमई ना पढ़ोगे तो कोई बात नहीं है, मतलब ऐसी कोई बात होती नहीं कि आप इंडस्ट्री पढ़ो और एमएसएमई ना पढ़ो, तो वो आप पहले भी पढ़ रहे थे, पर आपको और अच्छे से इसको एमएसएमई टॉपिक को प्रिपेयर करना है मेंस के पर्सपेक्टिव से कि एमएसएमई का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसके लिए पॉलिसी इनिशिएटिव्स, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। सर्विस सेक्टर पहले भी था, अभी भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंस के सिलेबस में पहले भी था, प्रीलिम्स के सिलेबस में भी अभी डाल दिया गया है। अलग बात यह है कि एनर्जी,
ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ये 3 वर्ड्स स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए हैं। तो आपको इन तीनों की डिटेल्ड स्टडी करनी है कि एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी और आपकी जो नवीकरणीय ऊर्जा है दोनों क्या स्टेटस है, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या फ्यूचर है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ऐसे ही परिवहन की और संचार की भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी आपको इन डिटेल प्रिपेयर करनी है। इसके बाद एक नया टॉपिक जो सिलेबस में ऐड किया गया है, जो केवल मेंस में है, वो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एड एंड इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों ये टॉपिक सिलेबस में आया उससे पहले ही हमने एडिशनल टॉपिक एक्सटर्नल सेक्टर के नाम से अपनी क्लासेस में इसको कर लिया था। ऑल्दो वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से था और इतना डिटेल में हमने इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि वो पहले सिलेबस का पार्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि स्पेसिफिकली मेंस के सिलेबस में इन्होंने मेंशन कर दिया है तो इसको टॉपिक को आपको और डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद पब्लिक फाइनेंस, यूनियन बजट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, यानी वही सारी बातें जो बजटिंग वाली, जैसे मैंने प्रीलिम्स में बताया कि टॉपिक एक ही है, वो है फिस्कल पॉलिसी। इसको आप 50 तरीके से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले दे के आपको पूरा बजट, पूरा इसका बेसिक्स पढ़ना था, पढ़ना है और पढ़ना ही रहेगा, ठीक है। बजट डेफिसिट हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, पब्लिक डेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इस पूरे की जगह अगर वो सिर्फ लिख देता फिस्कल पॉलिसी तभी भी उतना ही पढ़ना था, और ये पूरा लिख दिया तभी भी उतना ही पढ़ना है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी ऑल दो उन्होंने आगे लिख दिया, रिफॉर्म्स यानी जो भी चेंजेस फिस्कल पॉलिसी में हुए हैं, FRBM एक्ट, फिस्कल प्रूडेंस, वो सब की बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशन एंड फाइनेंस कमीशन, ये टॉपिक प्रीलिम्स में डाल दिया गया है, मेंस में ये पहले से था। इसके बाद देखिए एक चीज, बैंकिंग वाला टॉपिक ऑल्दो प्रीलिम्स के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन मेंस के सिलेबस में उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी मैनेजमेंट को शामिल करा गया है। मॉनेटरी मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर आपने अलग से लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पर्टिकुलर हिस्ट्री है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पर्टिकुलर वर्क्स हैं, वो सब आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। हाँ, बाकी जो बैंक्स का बेसिक था, जो टाइप ऑफ बैंक्स मैंने पढ़ाए थे, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, उनको आप एक बार को छोड़ सकते हो, लेकिन उसके आगे वाला पोर्शन CRR, SLR जो मॉनेटरी पॉलिसी से लिंक्ड है, वो आपको अभी भी पढ़ना है, अभी भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और चीज जो मेंस के सिलेबस में बहुत ही अलग से लिखी गई है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। आपने बैंकिंग को सिलेबस में शामिल नहीं किया, लेकिन बैंकिंग रिफॉर्म्स को शामिल कर दिया, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को शामिल कर दिया। तो आपको जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं हमारे मेजरली 1991 के बाद, नचिकेत मोर कमेटी फर्स्ट सेकंड, जो कि अभी तक हम लोग नहीं पढ़ते थे, वो अभी पढ़नी पड़ेगी। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स सेबी वगैरह ने जो भी किए हैं, जो भी 4-5 कमेटियां बनी हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म से रिलेटेड, जे ईरानी कमेटी, बाकी जो कमेटियां हैं, वो सब अभी आपको पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, थोड़ा सा और टॉपिक है कि आपने सीधे एक बड़े टॉपिक बैंकिंग का और एक बड़े टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट को पूरा तो नहीं लिखा, लेकिन उसके आगे वाला पोर्शन बैंकिंग का रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को सिलेबस में लिख दिया है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, टॉपिक पूरा पढ़ लेना, और सिर्फ काम चलाना है तो सीधे रिफॉर्म्स वाला पोर्शन पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा पर, क्योंकि लिखा है स्पेसिफिकली तो सवाल पूछ सकते हैं। सोशल सेक्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन पहले भी था मेंस में, अभी भी है, प्रीलिम्स में भी अभी सोशल जस्टिस के नाम से इसको जोड़ दिया गया है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पहले भी था, अभी भी है। स्कीम्स पहले भी थी, अभी भी है। लेबर के लिए स्पेसिफिकली लिख दिया गया है, पहले भी मतलब स्कीम्स आपको पढ़नी ही पड़ती थी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की, वो आपको अभी भी पढ़ रही है। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वीकर सेक्शन एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, प्रोविजंस फॉर वीकर सेक्शन के नाम से, वो हमें अभी भी प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी में इन्होंने एक टॉपिक दिया है, पहले 2 टॉपिक थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज भी था, जो कि उठा के उन्होंने यहाँ पे रख दिया, और अब सिर्फ एक टॉपिक छोड़ दिया जो पहले था, ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF एंड WTO, ठीक है। पहले भी था, अभी भी है। ओके, तो सर ये तो हो गई हमारे नए सिलेबस की बात कि भाई सिलेबस के अंदर कैसे मेजरली जो पुरानी चीजें थी वही हैं, बस केवल प्रीलिम्स वाला एक पोर्शन जो है वो मेंस में डाल दिया गया है।
एक्सटर्नल सेक्टर वाला पोर्शन नया ऐड कर दिया गया है और बैंकिंग और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के नाम से एक और टॉपिक आरपीएससी ने ऐड कर दिया है। ओके, देन पुराने वाले सिलेबस में सर क्या क्या था डिलीट कर दिया गया है? एग्रीकल्चर था है, इंडस्ट्री था है, इन्फ्लेशन, प्राइसेस, डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट। अब देखो, कहने को तो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, लेकिन मॉनेटरी मैनेजमेंट के पार्ट के रूप में ये टॉपिक है ही, तो इन्फ्लेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना ही है, तो इसको इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, ये डिलीट नहीं हुआ है। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन पहले भी थे, अभी भी हैं। एफआरबीएम एक्ट का नाम पहले स्पेसिफिकली मेंशन था, लेकिन अभी उन्होंने केवल फिस्कल रिफॉर्म्स लिख दिए, तो एफआरबीएम एक्ट उसमें ऑलरेडी शामिल हो ही जाता है, तो ये डिलीटेड पार्ट नहीं है। बजट पहले भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है। लेटेस्ट बजट प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है, मेंस में नहीं किया मेंशन, पर इंपॉर्टेंट वो उतना ही है। टैक्स रिफॉर्म्स नहीं थे सर पहले सर टैक्स रिफॉर्म लिखा था, नहीं लिखा सर आपने, क्यों रेड नहीं किया इसको? सर यहाँ पे उन्होंने फिस्कल रिफॉर्म्स लिख दिया है, वो हर एक चीज को जो पहले के सिलेबस की गलती है उनको रिपीट नहीं किया है उन्होंने। फिस्कल रिफॉर्म्स में टैक्स रिफॉर्म्स आ गए हैं ऑलरेडी, तो क्यों हम अलग अलग लिखेंगे? तो फिस्कल रिफॉर्म्स का वो पार्ट है, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स। सब्सिडीज सर क्यों नहीं लिखी उन्होंने यहाँ पर उन्होंने बजट लिख दिया ना, बजट का पार्ट है वो, ठीक है, तो अलग से खर्चा लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने लिख दिया, गवर्नमेंट का जो भी खर्चा होगा वो सब शामिल है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में क्या ट्रेंड है, वो सब बजट का ही पार्ट है, अलग से लिख देने से कोई बात नहीं हो जाती। अब देखो, जो पार्ट डिलीट हुआ है एक्चुअल में वो ये है, जिसका पब्लिक, प्राइवेट और मेरिट गुड, जो पहले अलग से एक और टॉपिक था सिलेबस में, उसको अभी हटा दिया गया है, इसकी बधाई हो आपको, ठीक है। और रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये पहले कोई टॉपिक था ही नहीं है, तो मतलब ऐसे ही लिख रखा था सिलेबस में, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो तो वैसे भी है ही रोल, तो ये सब क्या है? एग्रीकल्चर में रोल नहीं है कि इंडस्ट्री में रोल नहीं है, तो रोल तो था ही, ये कोई अलग से हम वैसे भी नहीं पढ़ते थे और अभी भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब वो हटा दिया गया है। सोशल सेक्टर पहले भी था, अभी भी है। हेल्थ केयर एजुकेशन पहले भी था, अभी भी है। प्रॉब्लम्स ऑफ रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस, ये जो एक टॉपिक था अलग सा, जिससे कोई सवाल अभी तक नहीं आया था कि जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है बहुत ज़्यादा, उसका कितना इफेक्टिवनेस है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो लिखा हुआ था, आज तक कोई सवाल नहीं आया था, उसको हटा दिया गया है। रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कोई ऐसा खास टॉपिक था नहीं, मतलब ये सिर्फ ब्रॉड बातें लिखी हुई थी सिलेबस में, जिनसे कभी कोई सवाल आया नहीं था, और इसमें समझ में भी नहीं आता था कि पढ़े क्या। भाई आपने कैसे रोल डिफाइन करा है स्टेट का इकोनॉमी के अंदर, आप इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग तो करोगे कि एग्रीकल्चर में पहले क्या रोल था, अभी क्या रोल है, इंडस्ट्री में पहले क्या रोल था, अभी क्या रोल है। तो जब वो पहले से ही सिलेबस में है तो उसको अलग से लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मतलब था कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, और वो यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से लिख दी, इस बार यानी लैंग्वेज चेंज कर दी है, और ऐसी बातें जो थोड़ी इलॉजिकल सी थी उनको सिलेबस से हटा दिया गया है। कुछ एक दो नए टॉपिक, जो बहुत अच्छी चीज़ है कि एक्सटर्नल सेक्टर जो कि जोड़ा जाना चाहिए था उसे अभी जोड़ दिया गया है, सिर्फ मेंस में जोड़ा है, प्री में नहीं जोड़ा है, फिर भी प्रीलिम्स में भी थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ के जाना, क्योंकि आरपीएससी में पहले भी ऐसा हुआ है कि मेंस के टॉपिक जो सिर्फ मेंस में थे, जैसे पब्लिक गुड वाला टॉपिक सिर्फ मेंस में है ना, फिर भी एक बार सवाल इससे आया हुआ है, और ये तो वैसे भी कोर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और मैंने इसको इसीलिए एडिशनल टॉपिक के रूप में हमेशा पढ़ाया है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी समझाई दिया मैंने आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मेंस का जो सिलेबस है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद सर मेन बात क्या है कि जो ये प्रीलिम्स और मेंस का मेरा सिलेबस चेंज हुआ है, इसके बाद मुझे मेरी पढ़ाई की अप्रोच में क्या सर कोई चेंज लाना चाहिए क्या, या फिर जैसे मैं पढ़ रहा था वैसे ही पढ़ लूँ और जो सिलेबस में टॉपिक ऐड हुए हैं उनको और पढ़ लूँ, ऐसा करना है? क्या करना है सर? नए नोट्स बनाने हैं? क्या करना है? देखो, जो आप अभी पढ़ते आ रहे हो दैट इज़ वेरी गुड, उसको आपको कंटिन्यू करना ही करना है, यानी कि जो आप फैक्चुअल चीज़ें याद करते आ रहे थे उसको आपको अभी भी याद करना है। 2 दिन में आरपीएससी यूपीएससी नहीं बन गई है, ये क्या है? ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये आरपीएससी का ट्रांजिशन टाइम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आरपीएससी ने एक दिन में सब कुछ चेंज करना है, नहीं, आरपीएससी धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रही है यूपीएससी की ओर, ठीक है। तो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो अभी भी एग्जाम में आएंगी, हो सकता है कि इसका प्रोपोर्शन कम हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर आपने मेंस जो लास्ट हुआ था उसको एनालाइज किया हो तो 10 मार्क्स के सवाल आपके क्या थे? एनालिटिकल अप्रोच वाले थे, लेकिन 2 और 5 मार्क्स के सवाल बिल्कुल फैक्चुअल थे।
तो वही होगा इस बार भी कि एनालिटिकल अप्रोच के सवाल रहेंगे प्री और मेंस में, उनका परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, लेकिन फैक्चुअल चीजें अभी भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इवन यूपीएससी में भी आपको बहुत सी चीजें हैं जो याद करनी ही पड़ती हैं, बहुत से फैक्ट्स हैं जो याद करने ही पड़ते हैं, और यहां पर भी वो जो आपका ओरिएंटेशन है वो अभी भी रहेगा, अभी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स की लॉन्च डेट आपको याद करनी है, ठीक है। लेकिन साथ में अब जो सेकेंड चीज है एनालिटिकल अप्रोच, वो थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। सर ये कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं सर? हर चीज को जो है इंटरलिंकेज करने की आप कोशिश करो। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी में जो प्रोविजंस हो रहे हैं उनको इकोनॉमी से लिंक करने की कोशिश करो, उन्हें हिस्टोरिकल व्यू से लिंक करने की कोशिश करो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। दूसरी चीज, जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसका स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, ये सब चीजें आपको साथ में लेकर चलनी है, ठीक है। जैसे कोई स्कीम भी पढ़ रहे हो तो उसका ये पॉइंट भी सोचो कि इस स्कीम की क्या कमियां हैं, इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एनालिसिस करना है। तीसरी चीज, सर अभी तक जो हम पीवाईक्यू देखा करते थे वो मेजरली आरपीएससी के ही हुआ करते थे, जिसमें हम आरपीएससी में आरएएस के, एसआई के और कुछ अदर एग्जाम्स के पीवाईक्यू देखते थे जब भी कोई टॉपिक पढ़ते थे। लेकिन अब आपको यूपीएससी के पीवाईक्यूज भी देखने चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। और ये बात मैं हर सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूं, सिर्फ मैं इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, हर सब्जेक्ट में प्री और मेंस दोनों के पीवाईक्यूज आप यूपीएससी के देखना शुरू कर दो, ठीक है। हो सकता है कि यूपीएससी में कुछ जो आपके सिलेबस में है ही नहीं वो भी क्वेश्चन हो, उसको लेकर टेंशन नहीं लेनी कि यार मेरे से ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, ठीक है। यूपीएससी में है वो चीज, आरएएस में आज भी नहीं है, ठीक है, तो उसको नहीं लोड लेना। जो हमारी चीजें जो हमारे आरएएस के सिलेबस में भी हैं, यूपीएससी के सिलेबस में भी हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप देखो और समझने की कोशिश करो कि इस तरीके से क्या आरपीएससी भी हमसे सवाल पूछ सकती है क्या। जैसे यूपीएससी में अगर मैं इंडियन इकोनॉमी के प्रीलिम्स की बात करूं तो वो ऐसा पूछते हैं कि आरबीआई इसमें से क्या क्या स्टेप उठाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह के सवाल देखने हैं आपको, जो इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हैं। ऐसी अपेक्षा है कि आगे आने वाले प्रीलिम्स में इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएंगे। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो जिस तरीके से मेंस में यूपीएससी इकोनॉमी के अंदर या फिर किसी और सब्जेक्ट में सवाल पूछता है, हो सकता है कि आरपीएससी अब कुछ वैसे सवाल पूछे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे तौर पर आरपीएससी यूपीएससी को अपना लेगा, जी नहीं, पर हो सकता है कि जो कुछ बहुत तरीका है वो अभी उस लेवल पर जाए, ठीक है। तो आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, आपको बहुत कुछ नया ना लगे, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप पहले से ही पीवाईक्यूज देख के चलो। चौथी चीज, सर स्पेसिफिकली मेंस के लिए जितने भी आपके ब्रॉड बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पेबेड हो गया, एथिक्स हो गया, इन सब के सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डाल लो। क्यों कह रहा हूं मैं ये चीज पहले भी इंपॉर्टेंट थी और अभी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। सर सिलेबस को बहुत ब्रॉड कर दिया गया है, खुद के नोट्स रहेंगे, सेल्फ शॉर्ट नोट्स रहेंगे, यानी पहले आप पूरा पढ़ लो अच्छे से किसी टॉपिक को, फिर उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओ। अभी समय है आपके पास, अभी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन फिर भी आपके पास समय है ये चीज़ करने का। खास करके वो बच्चे जो कि पहले मेंस वगैरह लिख चुके हैं, ठीक है, उन्होंने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, उनके लिए तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब आप ये चीज़ करोगे तभी आप मेंस में सारी चीज़ें अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। प्रीलिम्स में आई नो सेल्फ नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वहाँ भी अगर आप बना पाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। पर मेंस में कोशिश करो कि हम ये चीज़ अपना लें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है प्रीलिम्स के सिलेबस के रिगार्डिंग, मेंस के सिलेबस के रिगार्डिंग, सर इंडियन इकोनॉमी में हमें समझ नहीं आ रहा, देखने में लग रहा है कि सिलेबस पूरा बदल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, मैंने आपको अच्छे से पूरा बता दिया है। और एक और चीज़,
कि जो हमारी जो बुक आने वाली थी उस पर अब थोड़ा सा हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट्स करेंगे, और जो 1 फेब को बजट आएगा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी मैं शामिल कर लूँ, उसके बाद ही हमारी बुक आए, जिससे कि सारी चीज़ें